जिसको आज से 33 साल पहले इस अंचल की जनता ने चुनकर अविभाजित मध्य प्रदेश में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विधानसभा में भेजा था। नाम उनका रामविचार नेताम है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस सरकार में बतौर मंत्री उन्हें दायित्व सौंपा गया और तब से लगातार उनकी यात्रा के हम व्यक्तिगत रूप से भी साक्षी हैं। प्रदेश और देश दोनों स्तर पर पार्टी ने समय समय पर उनका उपयोग किया है। 2 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर रामानुजगंज जनता क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा, पर इस बार आंधी नहीं तूफान आया हुआ था भाजपा में और तमाम बड़े बड़े पेड़ उस तूफान में धराशायी हो गए। पर उस आंधी में भी जो 2-3 पेड़ अपना वजूद बचाए रखने में कामयाब रहे, उनमें एक नाम रामविचार नेताम जी का भी है। रामविचार नेताम जी रमन सिंह सरकार में तो मंत्री रहे ही, विष्णुदेव साय सरकार में भी कद्दावर मंत्री के तौर पर मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। तो रामविचार जी, आपके शहर में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में आपका ही स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत यूं तो हमें 2 साल के कामकाज पर करनी है, पर शुरुआत हम थोड़ा पुराने इतिहास से करना चाहते हैं और जाना 93 पे चाहते हैं। ये सनावल क्षेत्र जैसे सुदूर गांव का लड़का इतनी ऊंचाई तक पहुंच कैसे गया? थोड़ा बताओ तो सही, कौन था जो आपको यहां पर ले आया? सबसे पहले तो मैं INH और हरिभूमि का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप इतने सुदूर अंचल में आए। बलरामपुर हमारा सबसे दूरस्थ जिला है और दूरस्थ जिला का सबसे अंतिम एक नगर है रामानुजगंज। यहां आने में कई तरह की आपको अनुभूति हुई होगी जी। रोड से लेके बिजली तो करीब ठीक है, बाकी चीजों का मैं बारी बारी से। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आज से 30 साल 35 साल पहले की क्या स्थिति रही होगी जी। यहां पर आए और इस कार्यक्रम में हमारे सुधी जन भी आए हैं। चूंकि आपका INH का कार्यक्रम है तो माननीय हमारे अपोजिशन के तमाम सारे यहाँ लीडर्स हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे थे। हाँ हाँ, बैठे हुए हैं। हरिहर जी, वकील साहब, इसके पहले पूर्व अध्यक्ष भी थे, एक और ठाकुर साहब, वो भी आए थे, अभी नहीं दिख रहे। जिला प्रशासन के मुखिया लोग भी हैं। डॉक्टर साहब, तिर्की साहब के साथ में हमारा इस बार का, मैं सोचा नहीं था लेकिन हो गया। आपने सोचा नहीं था या आपने तय किया था? हमारे हरिहर यादव जी, अजय जी, मधु जी, रिपुजीत सिंह जी आदरणीय सब हैं, अन्य सभी दल के लोग हैं। प्रत्येक जी को कौन छोड़ सकता है? और हमारे गोपाल जी का, अजय जी है ही हैं, सोनी जी हैं, यादव जी हैं। मेरे पक्ष से मेरे कहना चाहिए कि पहला फॉर्म भरने के लिए और पार्टी में टिकट दिलाने वाले जी ऐसे लोग भी यहां पर हैं। आदरणीय R.K. पटेल जी, भाई जोरदार तालियां पटेल साहब के लिए। R.K. पटेल और हमारे इस जिले के प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता है रामकिशन सिंह जी जी, ओम प्रकाश जायसवाल जी, रमन जी, शैलेश जी, यहाँ अगर
सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सुभाष जायसवाल जी हैं, जी संघ आरएसएस से सुभाष केसरी जी भी हैं। हमारे धीरज सिंह जी एक युवाओं का एक प्रेरणा और नए जोश, एक पहचान युवाओं का, जी धीरज सिंह देव जी, ये सब हैं। हमारे शैलेश गुप्ता जी हैं, अरुण केसरी जी हैं, जेपी जी हैं, तमाम सारे साथीगण हैं हमारे, जी इस पक्ष से भी उस पक्ष से। चूंकि बात कर रहे हैं आप उस जमाने की, जी जिस जमाने में कलेक्टर साहब, एसपी साहब लोग हैं, आप लोग तो अभी आए हैं, 1 साल 2 साल हुआ, 1 साल। जी लेकिन आज से ये सोच सकते हैं कि 30 साल पहले क्या स्थिति रही। ये क्षेत्र हम लोग का जंगली जानवरों के लिए बड़ा फेमस था। राजा साहब यहां आते थे। जी छतवा के जंगल में क्या मिलता था भाई? का मिलत रहे मुंदिर का? चीतल, सांभर। सनावल के उधर आसपास में क्या मारते थे? शेर। जी वाड्रफनगर कोटराही जहां हरिहर जी हैं, वहां भी रचखेता में थे, कई बार हुआ। मैं विधायक बना तब मारे हैं, जी तब मारे हैं। मैं टीएस बाबा को बोला कि आप लोग तो बहुत शिकार खेलते थे, मैं तो देखा हूं। बोले अब कहां खेलेंगे, अब तो वो जमाना। जी तो ये एक तरह से हमारा पूरा जंगलों से आच्छादित वन मार्गों वाला क्षेत्र। कोई भी काम करे तो जंगल विभाग वाले, वन विभाग वाले तो आए नहीं कोई। तो इस तरह का परिस्थितियां थी। न तो 90 तक तो मैं जानता हूं, 90 से लेकर के 2000 तक जी यहां डामरीकरण सड़क क्या होता है नहीं जानते थे दूर के गांव के लोग। डामरीकरण सड़क, और मैं खुद बता रहा हूं, मैं यहां रामानुजगंज में पढ़ा लिखा हूं। जी यहां कन्हर का पानी पीने का मुझे भी अवसर मिला है। कन्हर की खूबसूरती, कन्हर तो हमारे यहां जीवन दायिनी है। जी गंगा स्वरूपा के जैसे है, उसे हम लोग इस कन्हर नदी को एक पवित्र नदी मानते हैं। जी हिमांशु जी आप आए हैं, इतनी लोगों की आस्था जी इस कन्हर मैया के प्रति लोगों का है कि लोग न जाने जब छठ का त्योहार होता है तो एकाध बार आप जरूर आइए। जी जिस प्रकार से आप पटना में बाकी जगह में गंगा जी का जो सीन दिखता है, वैसे ही दृश्य आपके रामानुजगंज में दिखाई देता है, ऐसा दृश्य। और इसकी खूबसूरती उससे और बढ़ जाती है, धार्मिक आस्था के प्रतीक है। यहां जो लोगों ने, पूर्वजों ने जो बसाया है रामानुजगंज को, इतना खूबसूरत तरीके से बसाया साहब। एक जगह प्रभु श्री राम का मंदिर है, इसके नीचे आई तो हमारे महामाया माँ की मंदिर है, इसके नीचे जाई तो शंकर जी के मंदिर है, इसके नीचे और जाई तो और जाई, और खूबसूरत घाट बने हैं। जी उसमें से हमारा जो भी परिवेश हुआ, यहां लालन पालन हुआ, लोगों के जो संस्कार पड़े, लोगों से किस तरह से लड़ा जा सकता है जी अपने हक के अधिकार के लिए, वो लड़ाई लड़ते लड़ते लोगों ने, उस क्षेत्र के गरीब जनता ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। जी तो मैं तो ऋणी हूं, जीवन भर ऋणी रहूंगा। जी मेरी धर्मपत्नी जी आई हैं, जब आई जी तो आपको मालूम नहीं होगा, बहुत लोग को, मैं अपने ससुराल साइकिल में जाता था, साइकिल में, जी और कैरियर में बैठा के ले गया हूं। बस ससुराल था कहां ये तो बताओ। नहीं, उस समय तो नदिया के पार के गाना सुनाई देता था।
ये दृश्य था साहब। जी तो वहां से कसक थी जी और वहां से एक तरफ से उसको हमने चुनौती माना और उसको हमने शस्त्र के रूप में उपयोग किया जी कि ये अभाव, ये परिस्थितियां, ये तमाम तरह की असुविधा, इसको हमें दूर करना पड़ेगा, करना ही है। जी मैंने फिर राजनीति में थोड़ा थोड़ा पढ़ते समय हाई स्कूल में लोगों का आवेदन लिखना, कोई आते थे तो चले जाना, वहां पे पत्र भेजना, यहाँ कोई यहाँ तक कि एसडीएम जाए तो वहां पे आवेदन गांवों का लेकर के जाना कि ये पटवारी परेशान कर रहा है, ये जंगल वाले विभाग के परेशान कर रहे हैं। अब वो जो है धीरे धीरे लगाव बढ़ते गया। जी हाई स्कूल आया तो यहाँ चुनाव हम लोग को लड़ाने लगे, हॉस्टल की राजनीति करने लगे। अंबिकापुर गए तो वहां हॉस्टल की राजनीति करने लगे, कॉलेज की राजनीति करने, मतलब धीरे धीरे मैं बढ़ते गया। और आपको एक और बता दूं, लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं यहां जब रामानुजगंज आना होता था तो पहले बालचौरा घाट या सिमरवा घाट या वहां से होके धुरकी जाते थे। धुरकी काहे के लिए? बस पकड़ने के लिए। जी और कन्हर नदी यही नीचे बही है और उसको पार करने के लिए नाव नहीं होता था, डोंगी होता था। जी डोंगी भी नहीं होता है, लकड़ी के 2 ठे बांध के 3 ठे उसमें बहर बनाया जाता था, उसमें 2-3 आदमी को बैठा के वहां पार किया जाता था। वैसे पार करके उस पार जाता था आंबा खोरिया या फिर धुरकी। वहां से जाते थे गढ़वा, गढ़वा में दूसरी बस मिलती थी जो रामानुजगंज आती थी। जी तो वहां से यूपी होके, झारखंड होके फिर रामानुजगंज आते थे। क्योंकि ये रोड जो है 60 किलोमीटर का सनाउल का, इसमें किसी भी नदी नाले में पुल पुलिया नहीं था, किसी भी। और ये भी सुनते थे कि ये जो सेंदूर नदी है जी उस नदी में बरसात के दिनों में सर्प, बड़े बड़े सर्प निकला करते थे। जो सर्प जो है, जो लोग पार होते थे तो उसको लपेट लेते थे, ऐसा होता था, कोई सुविधाएं नहीं थी। उन परिस्थितियों में लड़ते लड़ते ये जुनून था और एक तरह से मन में अरमान भी था कि हम इसको कैसे पूरा करें। जी क्योंकि अब लोग, हमारे मित्र लोग, कई लोग बोलते थे कि अरे भाई बड़े लोग का काम है, तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या करोगे? मैं बोला ठीक है, हम संघर्ष कर रहे हैं, लगेंगे। फिर 87 में मेरी शादी हो गई। जी शादी हुई तो घर परिवार वाले पूरे, माँ पिताजी, प्रेशर था कि कैसे आ जाए। शादी होने के बाद हमने नौकरी भी ज्वाइन किया क्योंकि श्रीमती जी आ गई हैं। पिताजी का ये जोर था कि कैसे नौकरी भी कुछ करो तुम लोग, नहीं तो कैसे होगा। लेकिन इसके बावजूद मन मेरा इस समाज की ओर था, लोगों की ओर था, गरीबों की ओर था, दलितों की ओर, उनकी सेवा करने का एक जुनून था जी। और उसके लिए लड़ते 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 जब 90 में टिकट होने लगा तो 90 में आप ही लोग थे, बहुत सारे लोग, सुभाष जी, केसरी जी, हमारे आर.के. पटेल जी, उस समय के उस दौर में 90 में जो है पहली बार टिकट जी। और 90 में फिर जो शुरुआत हुई तो 90 से लेके कंटिन्यू यहाँ के जनता ने, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता, देवतुल कार्यकर्ताओं ने मेहनत परिश्रम पूरा किया। और आपको बता दूं, आज जो इतने करोड़ करोड़ लगा करके चुनाव लड़ रहे हैं जी, हम लोग जब 90 में चुनाव लड़े तो मेरा मात्र सब मिला के खर्चा 1.5 लाख था, 1,40,46,000 के लगभग में। ये हालत। तो 1,40 से अब कितने तक पहुंच गए? और अब तो समझिए एक बूथ का खर्चा उतना में नहीं होता, एक बूथ का। मतलब कितना चेंज आ गया सर। बहुत सारे, जहां कम था वहां हम थे जी। लोगों का भाव था
जी। कार्यकर्ता लोग इसी भाव से काम करते रहे, जहां कम वहां हम। इस नीति के आधार पे कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करते रहे, यहाँ की जनता का विश्वास हम अर्जित होता रहा और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं समझता हूं कि अब हम लोग तो अब ढलान में आ गए हैं। किन की उम्मीदें जगा रहे हैं रामविचार जी? जी, किन लोगों की उम्मीदें जगा रहे हैं आप अपने आप को ढलान पर बताकर? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। उम्मीद तो कौन नहीं पालता जी। हर कोई को अपनी जो है, किसके मन में इच्छाएं नहीं होती है। जी। इच्छा हर कोई की रहती है और रहना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। जी। उसमें मैं नहीं रोकता किसी को। तो अभी रामविचार जी की उम्मीदों पर तो हम आगे बात करेंगे। आपने एक बड़ी मजे की बात कही, जहां कम है वहां हम हैं। तो फिर 2018 में गम क्यों आया आपकी पार्टी के पास? इसके संदर्भ में कुछ समझ पाए आप? जब आप तो लोगों के लिए काम कर रहे थे, आपकी पार्टी लोगों के लिए काम कर रही थी, तो 2018 में क्या हुआ? 2000 देखिए, लोकतंत्र है ना जी। अब लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है भाई, हर कोई को मौका देती है। जनता ने देखा कि भाई 2000 से लेकर के 2018 तक हमने टाइम दिया, एक आध बार हम थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। जी। चेंज ऐसा किए कि हम लोग का पूरे का सुपड़ा साफ हो गया। ये लोग आए तो ऐसा काम कर दिए, इतना काम किए कि इन्हीं का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसा इन्होंने क्या काम किया और इतना क्या काम किया? देखिए अब यहाँ मैं बखान नहीं करूंगा। अरे कुछ कुछ तो बताओ, क्योंकि बहुत सारे हमारे कुछ तो बताओ। प्रतिपक्ष बखान ना हैं। कीजिए, नहीं, पिक्चर ना देखिए- सही ट्रेलर दिखा दीजिए। देखिए 2014 के पहले जी। देश की जो परिस्थितियां थी, जी। देश में जिस प्रकार के एक वातावरण जो सीन था, वैसी स्थिति हो गया था कि हर जगह एक परसेप्शन बन गया, हर जगह भ्रष्टाचार, गोबर तक में भ्रष्टाचार, गौठान में भ्रष्टाचार, और बाकी चीज में तो है ही है, काम धंधा से लेकर के हर चीज में कोई जगह नहीं बचा। शराब में डुप्लीकेट, यहां बलरामपुर में एक डुप्लीकेट दारू बनाते हुए, उसमें मिलावट करते हुए, पानी डाल करके बढ़ा करके, ओरिजिनल को निकाल के पानी डाल के बढ़ाता, ये करते हुए पकड़ाया। जी। तो शराब का भी डुप्लीकेट करना, बाकी का भी करना, और यहाँ बालू का काम इतना हुआ, ये 5 साल में इतना काम हुआ कि उनका जो फर्जी जो रिकॉर्ड था उसमें आग लगा दिए लोग। अभी लगा है 2 साल पहले, 1 साल पहले। जी। ऐसे लोग कितना अरबों रुपया का गड़बड़ी था। जी। सैकड़ों करोड़ का तो था ही। इतना यहां काम हुआ 5 साल में बालू का, लेकिन रॉयल्टी के नाम पे बहुत कम जमा हुआ। जी। तो ये सब जनता इस चीज को देखती है ना। तो अब बालू का काम कैसा चल रहा है? नहीं, बालू तो शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए कि हमने रोका। जी। अभी तक हमने रोक के रखा था, और इसके पहले लगातार हम आंदोलन भी किए। लेकिन देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, पूरे प्रदेश भर में जितने हमारे श्रोतागण हैं क्षेत्र के, उनको बता दूं कि हमारी सरकार ने 1 नंबर का पूरा काम करने के लिए वैध तरीके से, वैधानिक तरीके से, जो आखिर जिसकी जरूरत है वो तो बालू ले जाएगा, गिट्टी ले जाएगा, लेकिन पहले अवैध जाता था, अब वैध रूप से करने के लिए सरकार ने टेंडर किया, ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन में जो ठेकेदार आ रहे हैं वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट भी पूरा नियम कानून के तहत कर रहे हैं, पूरा एनवायरमेंट का पालन कर रहे हैं, पूरा उनके जो हमारे गाइडलाइन है उसके पालन करते हुए
जितना उनको रॉयल्टी जमा करना था, मैं समझता हूं कि अब कई गुना अधिक रॉयल्टी जमा करने के बाद ही लोगों को परमिट जारी होगा। और मुझे मालूम है कि अभी एक आध का किसी का हुआ है छोटा जी, अभी इतने करीब 3 महीने से लगा हुआ है जी, 3 महीना के लगने के बावजूद अभी वो उसका निकासी चालू नहीं हुआ, जी, मतलब माइनिंग चालू नहीं हो पाया। इसका कारण यह है कि तमाम सारे इतने सारे जो औपचारिकताएं हैं उसको पालन करना है। नंबर 1 का व्हाइट मनी, वहां पैसे जमा करना है, करोड़ करोड़ रुपया तक पहले जमा करवाया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पे ये राशि सरकार के खाते में आ रहा है और सरकार के खाते में जो पैसा आ रहा है उसी पैसे से गरीबों का हम आवास बना रहे हैं, उसी पैसे से गरीबों के घर तक रोड बना रहे हैं, गरीबों के घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, ये सब में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप इतनी जगह पे रोड बनवा रहे हो, पर जहां से आपको रोज आना जाना पड़ता है वहां की रोड में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, शुरुआत में तो कष्ट होती है साहब, बिना कष्ट का क्या मिलता है जी, हम लोगों ने अभी तक संघर्ष किया जी, हम लोग भी धान रोपते थे रोड में, भाई अपोजिशन की सरकार था, 5 साल धान रोपते रोपते हम लोग को डर था कि ये लोग भी ना रोपें सबको उम्मीद था कि ये रोड नहीं बनेगा, खाली नेता लोग खाली इधर उधर बात करता है जी, लेकिन सरवन सबको मालूम है कि आप सबको मालूम है, हम लोगों ने एनएच में लाया, एनएच में ला करके रामकृष्ण जी ने भी बताया, हमारे रमन जी ने भी इस बारे में बताया कि एनएच में लाने के बाद टेंडरिंग किया, इन्वायरमेंट का हम लोग क्लियरेंस कराया, फॉरेस्ट का 100% क्लियरेंस करा रहे हैं और ठेकेदार को बकायदे हम लोग उनकी आरती उतार रहे हैं कि भैया तुम पूरा करो पूरा करो। क्योंकि देखिए, अगर ये ठीक रहता रोड तो मुझे 8 बजे ने मैं 7 बजे यहां पहुंचा होता, 6 बजे पहुंच जाता। लेकिन ये देखिए, अंबिकापुर से मैं 5:15 बजे निकला हूं और प्रतापपुर होते हुए वाडप नगर हो करके मैं यहां आ रहा हूं, 3 घंटा लगा है। ये कष्ट में आप ही का नहीं, मेरा, और आपसे ज्यादा दौरा मैं कर रहा हूं भाई, तो हमारा तो पूरा शरीर और स्वास्थ्य दोनों ये जा आपका रहा कष्ट है। कब खत्म होने वाला है? लेकिन मैं इतना मानता हूं कि 6 महीना के अंदर सड़कें बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां, मंत्री जी कह रहे हैं उनका कष्ट 6 महीने में इसलिए खत्म हो जाएगा। और मैं समझता हूं इतना भरोसा राम विचार नेताम पर और हमारी सरकार पर तो लोगों को करना ही पड़ेगा, इतना है। अच्छा, एक बात और बताओ राम विचार जी, अब बलरामपुर आपके प्रताप से जिला बन गया, तो बलरामपुर में जब भी कोई योजना लाते हैं तो फैसला कैसे लेते हैं? लॉटरी निकालकर कि ये जगह कहां आएगी, रामानुजगंज आएगी, वाड्रफ नगर आएगी, बलरामपुर आएगी, कैसे निपटते हैं राम विचार जी? नहीं, अब भाव ऐसा नहीं रहा जी, क्योंकि जिले का मामला है जी, रामानुजगंज बलरामपुर, अब ऐसा दूरी नहीं है जी, सवाल यह है कि आज हम कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं जी, तो इस क्षेत्र में जमीनों की बड़ी समस्या है, जी, जमीन कहीं रेवेन्यू है नहीं। जी, आज दो साल से हमारा हॉर्टिकल्चर का कॉलेज इधर उधर घूम रहा है, जमीन खोज रहे हैं, कहीं मिला नहीं। 4 साल से हॉर्टिकल्चर रामानुजगंज के लिए यहाँ के बच्चे दूसरे यहाँ पढ़ रहे हैं, जी, उसके लिए जमीन नहीं मिल रहा है। क्यों? 100 एकड़ के लगभग 80 एकड़ तो कम से कम चाहिए, 80 एकड़ कम से कम 40 एकड़ तो एक जगह रेवेन्यू का चाहिए, 40-50 एकड़ दूसरे पार्ट में भी 6-7 किलोमीटर के दायरे में चाहिए। ये आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे ट्राइबल एरिया के लिए है जी, और इसलिए हमारे यहाँ न तो हम लोग कॉलेज भी नहीं बना, बिल्डिंग नहीं बना पा रहे साहब, एकलव्य के विद्यालय नहीं बना पा रहे हैं, हमारे सड़कें नहीं बन पा रही, हमारे पुलिया नहीं बन पा रहा है। ये जो इतना विलंब हुआ, तमाम सारे श्रोतागण हैं आप लोग,
मैं आप लोग से निवेदन के साथ करना चाहता हूं कि इसीलिए विलंब हुआ कि वन विभाग का जो वन अधिनियम है, वो अधिनियम सरकार के द्वारा बनाया हुआ अधिनियम है, तो सरकार भी उसको नहीं तोड़ सकती। हम लोगों ने उसके लिए नियम जरूर बना दिया, लेकिन मनमाने तरीके से वनों में हम निर्माण कार्य हम नहीं चला सकते। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी तमाम सारे प्रदेशों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनसे बाकायदे एग्रीमेंट कराती है कि हम फॉरेस्ट के लैंड में हम कहीं कब्जा नहीं किए हैं। ये परिस्थितियां हैं, सभी स्टेट वो एग्रीमेंट करके दिए हैं। और मैं समझता हूं कि इतना बड़ी बाध्यता है और उसी बाध्यता में से हम लोग को नियम निकाल के आगे काम करना होता है। तो ये परिस्थितियों के चलते बहुत सारे जो निर्माण कार्य होना है उसमें हम लोग को थोड़ा दिक्कत आती है, गति नहीं पकड़ पाता है। केंद्रीय विद्यालय में क्या दिक्कत जा रही है? सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं आ रहा? नहीं, देखिए, प्रदेश का सैनिक स्कूल हर प्रदेश में एक होता है। सैनिक नहीं, सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय सेंट्रल स्कूल बहुत जल्द इस जिले में स्थापित होगा। मैं समझता हूं बलरामपुर रामानुजगंज जिला में बहुत जल्द जो है इसकी स्थापना होनी है। इस बारे में हमने चर्चा किया है, हमारे माननीय सांसद से भी पत्र लिखवाए हैं, उनसे भी पत्र गया है, और केंद्र सरकार की भी योजना है। पर लोग बोलते हर जिले में हम केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे, हर जिले में ट्राइबल एरियाज में एकलव्य के विद्यालय खोलेंगे। तो इस तरह की योजना लेके, लेकिन लोग बोलते हैं कि अभी तक हम तय ही नहीं कर पाते हैं कि कहां खोलेंगे, इसलिए नहीं खोल पा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको थोड़े देखना है। यहां जमीनें तो ढूंढ के देना है जिला प्रशासन को। तो ढूंढ पाए जिला तो प्रशासन? जिला प्रशासन तो उनका आदेश जिस दिन आएगा, जमीन पहले नहीं मांगा जाता, योजना आने के बाद ही जमीन तय की जाती है जी। इसलिए योजना जिसे स्वीकृत होगी हम लोग यहाँ के लिए जमीनें उपलब्ध कराएंगे, सभी का सहयोग लेते हुए उपलब्ध कराएंगे। राम विचार जी जैसा कद्दावर नेता इस जगह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिले बने हुए इतना लंबा समय हो गया, केंद्र हवा में राम विचार जी, अब आगे या जमीन आप नहीं खोज पा रहे इसलिए हवा में? हवा में नहीं, हम लोग हवाबाज नहीं है। देखिए, हमारे जिले में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय के हैं एक बहुत महत्वाकांक्षी जो योजना है, नवोदय विद्यालय जी। नवोदय विद्यालय यहां खुला जी। आपका डीपीएस क्या बोलते हैं वहां, डीएवी रामानुजगंज में खुला जो भौरमाल में चल रहा है जी। तो इसी प्रकार से अन्य भी हमारे जितने स्कीम योजनाएं हैं हम लोग ला रहे हैं। सेंट्रल स्कूल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द हमने बोला है कि उसकी एक साथ पूरे प्रदेशों में सब जगह ये लोग अनाउंस करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी उसके अनाउंस हो जाएगा। हमारे यहाँ इस जिले में सेंट्रल स्कूल खोलने के लिए सभी बंदोबस्त कर लिए जाएंगे, सभी सुविधा जो है उनको मुहैया कराया जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं मानते कि प्रदेश में गिने चुने हमारे केवीके होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जी, सेंट्रल का ही योजना है, सेंट्रल के ही स्कीम है, लेकिन हम लोगों ने इस जिले में खोला है जी, जो उसके लिए आपका बलरामपुर में चल रहा है 50 एकड़ उसके लिए जमीनें चाहिए, 50 एकड़ जमीन उनको मिला है। तो इस प्रकार से हम इसमें किसी प्रकार कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि उसके लिए बहुत जल्द जो उपलब्ध होगी। इन 2 साल की कोई उपलब्धियां जो आप हमारे बीच में साझा करना चाहिए कि बलरामपुर को ये मिल गया, लोग अस्पताल के लिए तो की सुविधाओं की दिक्कत है, आपने बड़ी आसानी से कह दिया जमीनों की दिक्कत है, पर फिर भी रामविचार जी से लोगों की उम्मीद तो रहती है। बिल्कुल, उम्मीद पे तो आसमान टिका हुआ है। उम्मीद अगर करना छोड़ दे तो कैसे होगा? उम्मीद होना चाहिए।
और उम्मीद अभी नहीं होगा तो कब होगा? लोक की अपेक्षाएं अभी नहीं होंगी तो कब होंगी? उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए लोगों ने अपना सेवक बना के राम विचार नेताओं को बैठाया है। अच्छा, आपने कहा उम्मीद तो रहनी चाहिए। उम्मीद तिर्की साहब भी अभी तक रखे हुए हैं और यादव जी भी बड़ी उम्मीदें जता मैं के गए। समझता हूं, देखिए हम अपने यादव जी बड़ी उम्मीद जता के गए हैं, उनकी उम्मीद में कुछ कहना है? देखिए हम अपनी उपलब्धि क्या बताएंगे, मैं अपनी उपलब्धि क्या बखान करूं? जी, मेरी बखान बाकी लोग करेंगे, पर जनता करेंगी, लोग करेंगे, देखेंगे। जी, उनके आशा उम्मीदों पे खरे नहीं उतरूंगा तो लोग खुद ही उतार देंगे। भाई साहब गोयदा के लिए, मंत्री के लिए एक जोरदार खुद ही तालियां। उतार देंगे भाई। इतना खुलकर बोल रहे हैं, अगर मैं उम्मीदें पूरी नहीं करूंगा तो जनता मुझे उतार देगी। लेकिन मैंने तो आपसे दूसरा सवाल किया था। मैंने 2 साल में आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो दूसरी बात कर रहा था। आपके आने से पहले हमारे साथ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यादव जी थे और साथ साथ तिर्की साहब भी थे। तो यादव जी ये बता रहे थे कि अब हम लोग बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। उनकी मजबूती के संदर्भ में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मजबूत रहें, हर कोई स्वस्थ रहे। और डॉक्टर साहब जो तिर्की साहब हैं जी, इस क्षेत्र के लोगों का, बहुत लोग का इलाज करते रहते हैं जी, और इसलिए सबको मजबूत बना के रखे हुए हैं। जी। तो अच्छी बात है। तो इनकी मजबूत मजबूत, रहे। स्वस्थ लोकतंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं कि इनकी मजबूती आप ही के काम आती है इसलिए आप इनकी मजबूती चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी निष्ठावान अपने अपनी जगहों में, चाहे मेरे दल के हों जी, चाहे इनके दल के हों, जी, जो चेहरा होता है पार्टी का, देखिए वो पूरा निष्ठा से काम करता है। जी, बाकी रिजल्ट तो जनता देती है साहब। जी। जनता क्या चाहती है, किस पर कितना विश्वास करती है, जनता की उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतर तो इनका तो पाता है। कहना है जनता 3 साल बाद इन्हीं के साथ आने वाली है। अच्छा ये बताइए कैसे कहेंगे कि नहीं आएगी? जी, अगर नहीं आएगी, अगर ये कह दें तो इनका दुकानदारी चलेगा? पर आपको इनकी दुकान का सामान कैसा लग रहा है? नहीं, हम लोग का ओरिजिनल होता है, जी, जो भी है ओरिजिनल है। जी, तो इसलिए सभी चीजें लोगों का विश्वास है जी, कि यहाँ जो भी सामान मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, जी। इतना विश्वास है ना। पर जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो एक बार फिर मैदान में उतर चुके हैं, काफी घूम रहे हैं। उनका घूमना रामविचार जी को कितना बेचैन करता है? अच्छा है, लोकतंत्र है। अगर विपक्ष अगर ना घूमे, विपक्ष को घूमना चाहिए। जी, विपक्ष को मैं सकारात्मक दृष्टि से सोचता हूं, और विपक्ष अगर ना हो तो हमें आखिर रास्ता कौन दिखा, आईना कौन दिखाएगा? जी, प्रशासन को भी सचेत काम करने के लिए कौन करेगा? जी, तो प्रशासन के लिए भी और जो सत्ता पक्ष होता है उसके लिए भी जी। ये जरूरी होता है कि विपक्ष मजबूती के साथ आवाज उठाते रहे। ये तभी जो के लोगों का, ये रामविचार जी अचानक इतने दार्शनिक क्यों हो गए? क्या वजह है कि रामविचार जी अचानक जो है राजनेता की तरह कम और दार्शनिक की तरह ज्यादा बात कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता ही गजब है जी, यहाँ की जनता बिल्कुल अलग है जी। जी, देखिए हम कोई नहीं कहता था चुनाव तक, यहां तक कि जितने प्रशासनिक अमला है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े सुरमावीर भी, वो भी कहते थे कि सरकार तो कांग्रेस की आने वाली है इस समय। हिम्मत हार गए थे। 2 दिन के अंदर में परिस्थितियां बिल्कुल बदल दिया जी, परसेप्शन बदल गया, और जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप जो है चस्पा भी हुआ, और जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का उम्मीदें भी बढ़ गई। जी, और इसलिए हमारी सरकार जो है
आज तक का सर्वाधिक वोट के अंतर से बनी। ये कारण होता है, परसेप्शन का कमाल हुआ और हमारे ऊपर भरोसा हुआ तो हमने। तो आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं। सबसे ज्यादा भरोसा मिला इस बार 2 साल में। भरोसा कितना कामयाब रह रहे हैं कायम रखने में आप? भरोसा और बढ़ गया जी। इसलिए बढ़ा कि आप देख लीजिए, हमारा विधानसभा सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव हुए, 11 में से 10 सीटें हमने जीता। जी। नगरीय निकायों का चुनाव हुआ, सभी सीटें हम जीते। जी। जिला पंचायत से, जनपद से लेकर के जिला पंचायत तक को चुनाव हुआ, सभी चुनाव जीते। लोकतंत्र में यही तो पैमाना है। जी। जो जीत रहा है उसी पर तो कहेंगे कि जनता का विश्वास हासिल हुआ। जी। तो नगरीय निकाय से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक का भी जी विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार को लोगों ने पसंद किया, लोगों ने चुना, विश्वास बढ़ाया और एक काम कर। अगर ये विश्वास की सरकार है तो इन कारोबारों को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? जिस जिले में हम बैठे हैं यहाँ पे बॉक्साइट के संदर्भ में विषय आया, आपके संज्ञान में अभी 5-5 जगह पे अफीम के कारोबार के संदर्भ में खबरें आई, खेती के संदर्भ में। रामविचार जी क्या सोचते हैं इन सबके संदर्भ में? अच्छी बात है। अच्छी बात यह है, प्रकृति का वरदान, अमूल्य यहाँ रत्न, ये धरती गर्भा में क्या क्या है, धरती के गर्भ में वो इतनी ये भाग्यशाली है यहाँ के लोग कि लोगों ने इतना दंश झेला है, इतना कठिनाइयां सही है। अब जाकर के लोगों को पता चला कि धरती के नीचे बॉक्साइट छिपा है, धरती में बहुत जगह जगह में कोयले हैं, जगह जगह में ग्रेफाइट है, तो ये सब है। अब उसका आज नहीं, आप समझ लीजिए, मैं आप भरोसा के साथ कहता हूं, बलरामपुर जिला हमारा प्रदेश का सबसे संपन्न जिला बनेगा, सबसे विकसित जिला बनेगा। इतना यहां पे रत्न हैं, इतना प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है और गंगा जैसी नदियां हैं यहां पर, 12 बहती हुई नदी है। तो ये कहना, इनको क्या चाहिए? इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री जब आएंगे तो इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए, कोयला चाहिए, और यहां पे कहना चाहिए कि जो खनिज है वो खनिज है ही है। इसलिए मैं कहूंगा आदरणीय हिमांशु जी कि ये क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द सब चीज यहां उपलब्ध होंगे। तो ये अवैध कारोबार पे अंकुश लगेगा? जो अवैध कारोबार करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, इस पर अंकुश के संदर्भ में? देखिए साहब, अवैध काम करने वाले किस युग में नहीं थे जी, किस युग में नहीं हुए? क्या हम त्रेता युग की बात, द्वापर की बात? हर युग में होता है। कुछ लोग होते हैं लेकिन उसे भी ठीक करने के लिए व्यवस्थाएं बनी है। हमारी शासन व्यवस्था पूरी तरह से निगरानी कर रही है, सख्ती हम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अगर धान का अवैध रूप से निकासी, क्योंकि बॉर्डर पूरा है जी, बॉर्डर से हम लोग यहां घिरे हुए हैं, सबसे अधिक धान पर अगर कार्रवाई हुआ अवैध रूप से, जो परिवहन करने वाले, सबसे अधिक कार्रवाई बलरामपुर जिले ने किया है, सबसे अधिक केसेस बलरामपुर जिले ने किया। तो हम तो आगे बढ़कर के हम गलत नहीं करने देंगे। लोगों को हम विधान के अंदर, संविधान के अंतर्गत रहते हुए काम करने के लिए हमने निवेदन किया है, इस दिशा में हम बढ़े। और रही बात कि अफीम के बारे में आपने चर्चा किया है कि इसके मन में क्या छिपा है। बॉर्डर है, यहां से बिहार लगा हुआ है 200-150 किलोमीटर में, झारखंड नदी के उस पार में लगे हैं। किसके मन में क्या छिपा है, किसके मन में क्या मन में बैठा हुआ है? वो कहे, अगर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के कार्यकर्ता का कहीं किसी 1%,
1% भी किसी का हाथ होगा तो कह दीजिए, कोई साबुत कर दे, जो कहेंगे सो तैयार है। किसी पार्टी के बात हो जी, ये जो गलत काम करने वाले लोग हैं, कुछ की मानसिकता होती है। ये मानसिकता को, इस तरह के लोगों को मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखता। अपराधी के कोई जाति या पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं होती, और इस लिहाज से हमारी प्रशासन, पुलिस व्यवस्था इतना अच्छी व्यवस्था है। देखिए, कौन जानता था जी, जो फिल्मी स्टाइल में यहां डकैती हुआ था बीच चौराहे में, आपने देखा भी होगा यहां जी, और इतनी बड़ी घटना को हमारे यहां के पुलिस अधीक्षक, उनके नेतृत्व में पुलिस के हमारे जंबाज साथियों ने जो हिम्मत के साथ और पूरी तकनीकी, पूरे हर दृष्टि से लोगों ने जो काम किया, साइबर से लेके हर वर्ग से जुड़ करके, और यहां तक कि महीना महीना तक दिल्ली में डेरा डाला, और जगह में अदर स्टेट में डाले रहे, सहयोग लेते रहे, तब जाके सफलता मिली। ये कम बड़ी बात नहीं है भाई। और जितने गोल्ड गया था, जितने आभूषण गया था, उसकी रिकवरी कराना, ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं समझता हूं कि ये इसीलिए तो भरोसा जीता है, इसीलिए भरोसा जिंदा है। तो अब मैं आखिरी बिंदु पे आता हूं। 3 साल बचा है आपका इस सरकार में, क्या कहना चाहेंगे रामानुजगंज की जनता से आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? निश्चित ही मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपका, यहां के जनता का, और जनता में हर कोई है, उनका मैं सेवा करने के लिए मुझे लोगों ने यहां भेजा है, और पूरी ईमानदारी के साथ मैं यहां के सेवा के लिए समर्पित होकर काम कर रहा हूं। और इसलिए किसी प्रकार की जो कमी है जो दिखाई दे रही है, ये 3 साल के अंदर में पूरा का पूरा हम करके दिखाएंगे। चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई का साधन हो, चाहे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर हेल्थ सेक्टर की बात हो। हेल्थ में इतना बड़ा काम किए। हेल्थ में बलरामपुर में हमने अभी बड़ा से बड़ा उपलब्धि हासिल किया है। रामानुजगंज में हमने एक बड़ा अचीवमेंट किया है यहां के लिए, और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति कराया। एक सनावल में, सनावल जब हुआ तो रामचंद्रपुर वालों को लगा, तो रामचंद्रपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति वहां का भी हमने कराया है। तो इस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में इस क्षेत्र के सबसे बड़ी जो समस्या है हेल्थ को लेकर के है। अब ये चुनौती है, इसको हम लोग चुनौती मान करके हम काम कर रहे हैं। निश्चित हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का जो भरोसा मिला है, लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, उसके बदौलत उसे हम हासिल करेंगे, पूरा करेंगे। तो ये थी हमारी बातचीत रामविचार नेताम जी के साथ, जिनका कहना है कि आने वाले समय में वो बलरामपुर को एक विकसित जिले का स्वरूप दे पाने में आप सबके सहयोग से कामयाब रहेंगे, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें तो 3 साल में ही अवश्य पूरा कराएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामविचार जी, हमारे साथ इस जिला संवाद का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा जोरदार तालियां रामविचार नेताम जी के सम्मान में।